Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome dear students to the class Operating System Programming CS362L। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम लास्ट टाइम लैब 2 में जो विंडोज़ एपीआई कर्नल प्रोग्रामिंग को देख रहे थे और इसमें हमने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और प्रोग्राम एंट्री पॉइंट और इसके साथ साथ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको हमने देखा था। साथ प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की फंक्शन को भी हमने देखा था एंड वी आल्सो सॉ द क्रिएट विंडो फंक्शन। और हमने एड्रेस पॉइंटर एज पॉइंट को भी थोड़ा सा टच किया था कि ये किस तरह से रिटर्न वैल्यू क्रिएट विंडो की आती है और ये इसमें सेव हो जाता है। एंड देन वी आल्सो सॉ द मैसेज लूप। हमने शो विंडो और अपडेट विंडो की भी बात की थी और यहाँ पे हमने जो पिछली लैब का डिमॉन्स्ट्रेशन थी उसको हमने यहाँ पे एंड किया था। एक्चुअली ओडीएल के अंदर आप लैब डिमॉन्स्ट्रेशन ही देख सकते हैं और इन पर्सन तो जब साइकोमोटर वैल्यूएशन होगी तभी आप ग्रुप में कर सकेंगे। लेकिन कंप्यूटर साइंस में एक फ़ायदा ये है कि हमारे एक्सपेरिमेंट सारे के सारे कंप्यूटर के ऊपर होते हैं और आप उसको घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर अदर डिसिप्लिन्स लाइक आईएमई में या फिर मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल में भी घर पे आपके पास वो सारा इक्विपमेंट मौजूद नहीं होता जिस पे आप लैब की जो है वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकें। तो इसमें थोड़ा सा एज है हमें ओडीएल में कि डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद आप उन प्रोग्राम्स को घर पर रन कर सकते हैं विद ईज। ओके, तो थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन की तरफ भी चलते हैं। एज यू कैन सी हम डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स जो रेफरेंस मटेरियल है वो इस कोर्स में टाइम टू टाइम हम रेफर करते रहेंगे और थ्योरी में भी आपकी मोर और लेस यही बुक्स हैं प्रोग्रामिंग की बुक्स के अलावा जो प्योर प्रोग्रामिंग की हैं। शिलबर्ट से आप पढ़ रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए टेक्स्ट बुक। इसके अलावा विलियम स्टालिंग भी काफ़ी यूज़फुल किताब है जिसे हम लैब में भी रेफ़र करते रहेंगे जहाँ पे डिज़ाइन की बात आएगी। और हमने पिछली लैब में भी लैब 1 में भी हमने आपको याद हो स्टूडेंट्स तो हमने शिलबर्ट से जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन था उसके ऊपर हमने इसके आखिर के चैप्टर से रेफरेंस लिया था और इसी तरह हम विलियम स्टालिंग से भी लेते रहेंगे और किसी हद तक हमारे काम ये किताब भी आएगी और ये सब मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। एनीवेज जी, हम अभी वीक 3 की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ऑन कैंपस तो हम नेटिव इनकोडिंग डेफिनेशंस को यहाँ पे टच कर लेते थे, यानी कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 यूजुअली वीक 2 में ही हम अपना कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन ओडीएल की वजह से थोड़ा सा हमारी स्पीड जो है वो कंपैरेटिवली स्लो हम चल रहे हैं ताकि आपको साथ साथ समझ भी आता रहे। तो लैब में थोड़ा सा हमें ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में डेफिनेटली फ़र्क नज़र आएगा। जो हमारी कोर्स कवर करने की स्पीड है बिकॉज़ ऑन कैंपस तो ये मुमकिन होता है कि आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं एक तो आप कलेक्टिवली उसको एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं और लैब में मैं भी आपको इनपुट देता रहता हूँ जहाँ जहाँ आपको इश्यूज जो हैं वो सामने आते हैं। तो ओडीएल की वजह से विलिंगली थोड़ा सा आपका जो पेस है कोर्स की वो थोड़ी सी एट स्लोअर स्पीड है इन द बिगिनिंग। बाद में जब आपकी फुटिंग हो जाएगी इस कोर्स में तो फिर हम इसको थोड़ा सा पेस ऑन करेंगे। ओके, सिस्टम प्रोग्रामिंग का भी आपका पहला ही कोर्स है। प्रोग्रामिंग का नहीं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग आप काफ़ी सारी कर चुके हैं और डेफिनेटली आपको वो नॉलेज इस कोर्स में हेल्प आउट कर रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स ने वो जो क्लास परफॉर्मेंस एक्टिविटी थी उसकी आपने असाइनमेंट मुझे सेंड कर दी होगी। तो मैं एलएमएस पे चेक भी कर लेता हूँ, मैंने अटेंडेंस मार्क की थी। तो क्योंकि ये सीपी एक्टिविटी है तो जो लोग लैब 2 में प्रेजेंट थे
उन्हीं लोगों को जो है इसका रिवॉर्ड मिल सकेगा। वैसे असाइनमेंट तो सब ने बनानी थी जो नहीं भी थे लैब 2 में प्रेजेंट, लेकिन मार्क्स की नेचर परफॉर्मेंस एक्टिविटी है, तो आपने असाइनमेंट बनाई है गुड, अगर आप एब्सेंट भी थे, लेकिन उसका आपको फ़ायदा हो जाएगा कोर्स के अंदर। लेकिन मार्क्स जो हैं वो उन स्टूडेंट्स को मिलेंगे जो कि 9 अप्रैल को क्लास में प्रेजेंट थे, और ये 16 के करीब 17 के करीब स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कि प्रेजेंट थे। तो कुछ लोग एब्सेंट थे, उनको इसका जो है वो क्रेडिट जो है वो नहीं मिल सकेगा। 2016 सेशन के भी आपके एक स्टूडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि मुसलसल एब्सेंट जा रहे हैं शुरू से। इनका मैं नाम चेक कर लेता हूँ। तो अम्मार अहमद हैं कोई 16 सेशन के। तो मेरे पास तो इनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। हाँ जी, ये मैं आपको शो कर देता हूँ। ये अम्मार अहमद हैं, देखें ये 16 सेशन के स्टूडेंट हैं और रेलीगेट होके 17 में आए हुए हैं। तो ये मुझे नहीं पता कौन है। तो अगर किसी का कांटेक्ट हो तो आप बता दीजिएगा कि विदाउट अटेंडिंग क्लासेस और असाइनमेंट्स बनाए बगैर तो ये कोर्स पास नहीं हो सकता। अटेम्प्ट कर भी लें आप तब भी नहीं पास होगा, उसकी नेचर नहीं है। लेकिन मुझे इतना याद आ रहा है कि ये अगर वही हम आ रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, तो ये 2-3 बार इस कोर्स को पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं। मे बी बाय मिस्टेक ये रजिस्टर हो गया हो। अभी आप हैं अम्मार यहाँ पे ग्रुप में? ओके, आप में से किसी स्टूडेंट का राब्ता हो तो काइंडली उनको मैसेज दे दीजिएगा कि क्लासेस अपनी जो है वो अटेंड करें, असाइनमेंट्स बनाएं अपनी, तभी आप जाके कोर्स को पास कर सकेंगे। विदाउट अटेंडिंग क्लासेस और असाइनमेंट्स तो पॉसिबल नहीं होगा। 10 से 12 नंबर की तो सीपी एक्टिविटी ओडीएल पे भी परफॉर्म हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स जो आपको मिलेंगी। दैट इज़ अ बिग मार्जिन। एनीवेज जी, अभी जो लोग प्रेजेंट हैं, आप सब ने असाइनमेंट्स मुझे ईमेल कर दी हुई हैं या किसी की रह भी गई है? यस सर। यस सर। ओके गुड। तो चलते हैं जी आगे। और ठीक है जी, यहाँ तक तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया था। और आज भी आपको शायद सीपी एक्टिविटी में दूं, तो जो लोग इधर क्लास में प्रेजेंट हैं उन्हीं के ही सीपी के जो मार्क्स हैं वो उन्हीं स्टूडेंट्स के काउंट होंगे जो आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं। जो आज एब्सेंट होंगे उनका सीपी के अंदर 0 नंबर लगेगा, बिकॉज दिस इज क्लास परफॉर्मेंस एक्टिविटी। ठीक है जी। तो यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द क्लास टू सिक्योर दीज मार्क्स, अदरवाइज आप बनाए ज़रूर असाइनमेंट्स कोर्स के लिए समझने के लिए, लेकिन नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ओके जी, हम आ जाते हैं अब पार्ट 2 पे। पहला पार्ट था प्रोग्राम एंट्री पॉइंट, जो कि फंक्शन था विन एपीआई विन मेन। ये हमने लैब 1 में भी देखा था उस मैसेज बॉक्स वाले प्रोग्राम में, और फिर हमने लैब 2 में बड़ा एक्सटेंसिवली इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया था। तो दूसरी जो इसमें पार्ट है इस प्रोग्राम में, ये जो कर्नल का बेस प्रोग्राम है विंडोज़ एपीआई का, इसमें जो दूसरा पार्ट है वो है एग्जीक्यूटर का। ये जो विन प्रॉक है इसको एग्जीक्यूटर भी कहते हैं, एंड माय टीचर यूज्ड टू कॉल इट पोस्टमैन, जो कि मैं भी रेफर करता हूँ। स्लैंग में आप इसे डाकिया भी कह सकते हैं। और डाकिया का काम क्या होता है? डाक एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। ठीक है, तो ये पोस्टमैन भी कह लें और इसका फॉर्मल नाम एग्जीक्यूटर है।
यानी कि ये एग्जीक्यूशन में हेल्प आउट करता है प्रोग्राम एंट्री पॉइंट की। कोई भी आपका प्रोसेस होगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसके लिए डेजिग्नेटेड विंड प्रॉक होगा हर प्रोसेस का। अभी देखिए मेरे कंप्यूटर पे इस वक्त MS टीम्स ओपन है, एडोब DC रीडर ओपन है, ये CHM रीडर जिस पे आप किताब देख रहे हैं ये ओपन है, गूगल क्रोम ओपन है, और साथ के साथ माई कंप्यूटर यानी कि एक्सप्लोरर भी ओपन है। तो ये जितने प्रोसेस ओपन हैं इन सब का एक एक विंड प्रॉक जो है वो ओपन है एग्जीक्यूशन के लिए। उसके बगैर एग्जीक्यूशन जो है वो मुमकिन नहीं है। हाँ, कोई सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे मैसेज बॉक्स आ जाता है कोई, उसमें विंड प्रॉक की ज़रूरत नहीं होती। यानी ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होगी, कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए होंगी, उसको जो रिसोर्सेज चाहिए अगर वो स्टैटिकली एट द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम उसे चाहिए तो फिर आपको एग्जीक्यूटर की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर डायनामिकली उसे रिसोर्सेज चाहिए प्रोग्राम को किसी भी तरह की, तो फिर उसे विंड प्रॉक की ज़रूरत पड़ेगी। विंड प्रॉक के जी 4 पैरामीटर्स हैं, इनकी टाइप्स आप ऊपर देख सकते हैं। एच विंड है, अनसाइंड इंटीजर है, डब्ल्यू पैरम और एल पैरम है। ठीक है, ये भी टाइप्स हैं। विंडोज़ के स्ट्रक्चर्स हैं डब्ल्यू पैरम एल पैरम, दोनों 32 बिट के हैं। तो यहाँ ऐड करता चलूँ, पुराने वर्जन्स में विंडोज़ के काफ़ी पहले डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ड, ये डब्ल्यू पैरम 16 बिट का होता था, और एल पैरम 32 लॉन्ग, एल स्टैंड फॉर लॉन्ग, ये 32 बिट का था। लेकिन नाउअडेज ये दोनों पैरामीटर्स 32 बिट के हैं, और इन पैरामीटर्स को हम कहते हैं करियर्स। मैं यहाँ साथ साथ नोट पैड पे लिखता भी जाऊँ ताकि आपको ये याद रहे। लेट मी शेयर नोट पैड विद यू। अब देखें, इसमें आपके पास एक तो है जी, ये मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, विंड प्रॉक। विंड प्रॉक को आप एग्जीक्यूटर का नाम भी दे सकते हैं, पोस्टमैन का नाम भी दे सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ हमने इसमें देखी, डब्ल्यू पैरम एल पैरम, ये कहलाते हैं करियर्स, बोथ 32 बिट्स। अच्छा जी, लेट मी टर्न ऑन द फैन। ओके जी, तो just excuse me for a minute and I'll be back. ओके जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो विंड प्रॉक और विंड प्रॉक के जो दो पैरामीटर्स हैं डब्ल्यू पैरम और एल पैरम, ये दोनों कहलाते हैं करियर्स, और दोनों हैं 32 बिट के वेरिएबल्स और मखसूस टाइप के हैं। ये तो बेसिकली टाइप है ना डब्ल्यू पैरम एल पैरम। मैं ज़रा आपको वापस प्रोग्राम की तरफ लेके जाता हूँ। ओके, ये तो थी फंक्शन की प्रोटोटाइप। और मेरा ख्याल है विजुअल स्टूडियो में इसको खोल लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो कलर स्कीम भी आ रही होती है और आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा इसको। यस, लेट मी शेयर दिस थिंग इन विजुअल स्टूडियो।
अभी आप देख सकते हैं, ये तो थी आपकी प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। स्लैंग नेम पोस्टमैन कह लीजिए, इसे एग्जीक्यूटर कह लीजिए। इसके 4 आर्ग्यूमेंट्स थे। hwind, hwind stands for handle to the window, this is an address pointer। uint unsigned integer, we will see कि ये किस लिए इस्तेमाल होगा। और 2 कैरियर्स था। अब देखें इसका नाम क्या हमने रखा है, डाकिया। अब डाकिया है तो इसके पास कोई ना कोई सैचल होगा ना जिसमें ये डाक लेकर जाएगा। वो स्पेस जिसमें ये डाक इसने लेकर जानी है कहीं पे, एक जगह से दूसरी जगह, और फिर वापस भी आना है। तो जो इसकी सैचल्स हैं वो हैं डब्ल्यू पैरम और एल पैरम। ये 2 वो करियर्स हैं जिसमें ये जो डाकिया या एग्जीक्यूटर है ये डाक लेके जाएगा। hwind क्या चीज़ है? hwind एड्रेस है आपके प्रोसेस का, एड्रेस पॉइंटर है आपके प्रोसेस का। जब डाकिया ने इस प्रोग्राम से किसी दूसरी जगह पे डाक लेके जाना है तो इसे वापसी का एड्रेस भी तो मालूम होना चाहिए ना। ह्यूमन बीइंग तो ये है नहीं, इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर हम इसे एड्रेस नहीं देंगे तो ये लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए hwind में इसके पास रिटर्न एड्रेस होता है जहां पर इसने वापस आना होता है, ठीक है। और uint है मैसेज, ये अनसाइंड इंटीजर है, अगेन 32 बिट का, और इसमें मैसेज का नंबर होता है, ठीक है। विंडोज़ के अंदर बहुत से बिल्ट इन मैसेजेस होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको टाइम चाहिए, आपको क्या चाहिए जनाब, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस चाहिए हार्ड ड्राइव पे लिखने के लिए, उसका एक ख़ास मैसेज नंबर होगा। आपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की पोर्ट पे लिखना है, उसका एक ख़ास मैसेज नंबर होगा। आपको कोई ग्राफिक रिसोर्स चाहिए विंडोज़ से, उसका एक ख़ास मैसेज नंबर होगा। तो जो मैसेज ये लेके जा रहा है वो मैसेज, और उस मैसेज से रेलिवेंट डाटा होगा करियर्स में, और मैसेज नंबर होगा इसमें, और ये उसका एड्रेस होगा। तो ये तो थे 4 आर्ग्यूमेंट स्टूडेंट्स विंड ब्लॉक के, बहुत आसान, और ये आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, याद करना नहीं पड़ेंगे। एड्रेस, एड्रेस पॉइंटर, मैसेज नंबर, सैचल, डब्ल्यू पैरम एल पैरम और सैचल्स। और हम इन दोनों वेरिएबल्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, लो वर्ड और हाई वर्ड से। लो वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम आगे चलते हैं। और देखिए, गौर करें ज़रा, इस फंक्शन, ये फंक्शन रिटर्न किसको कर रहा है? अपना कंट्रोल। इसकी रिटर्न वैल्यू पहले क्या है? लॉन्ग रिजल्ट कॉल बैक। लॉन्ग रिजल्ट है जी इसका 32 बिट का, ये वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। और कॉल बैक एक कॉलिंग कन्वेंशन है जो कि साथ लगी हुई है। मैं इसके ऊपर आता हूँ कि कॉल बैक क्या होती है। कॉल बैक के लिए हमें वापस नोटपैड में जाना पड़ेगा और तीसरा नोट हम बनाएंगे। we go back to the notepad and we write here callback, calling convention that is called bootstrapped. When a function invokes itself without explicit अच्छा, अभी तक आपने प्रोग्रामिंग में देखा था कि जब किसी फंक्शन की आपको ज़रूरत महसूस होती थी आप उसे कॉल कर लिया करते थे, ठीक है। एक फंक्शन की प्रोटोटाइप होती थी इस तरह से। पिछले प्रोग्रामिंग कोर्सेज से आपको ये आइडिया होगा। मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है पंखा ऑन करने के बाद? यस सर। ओके, जज़ाकल्लाह। तो बेटा आपने देखा होगा, एक तो होती है प्रोटोटाइप, दूसरा फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है, और तीसरी चीज़ उसकी डेफिनेशन होती है। मगर जहाँ पे कॉल बैक की कॉलिंग कन्वेंशन आ जाए तो जब भी फंक्शन की ज़रूरत महसूस होगी, यानी कि उस फंक्शन से कोई रेफरेंस होगा, तो वो फंक्शन ऑटो इन्वोक हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये काम पहले भी होता रहा है माजी में। मिसाल के तौर पे जब आप लिखते हैं
कंप्यूटर में इंट एक्स, तो क्या होता है सी प्लस प्लस में, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है ना एक्स को असाइन करने के लिए। और अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बिहाइंड द सीन, जब भी कोई आप वेरिएबल लेते हैं तो बिहाइंड द सीन बहुत से फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। वो फंक्शन बूट स्ट्रैप फंक्शंस होते हैं, कॉल बैक फंक्शंस होते हैं कि जब उनकी ज़रूरत या उसको रेफरेंस जाता है तो वो इन्वोक हो जाते हैं, उन्हें एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना पड़ता। सो विंड प्रॉक की भी खसूसियत ये है, इट्स अ कॉल बैक फंक्शन, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि देखें ये रिटर्न किसको कर रहा है, डेफ विंडो प्रॉक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रूट प्रोसेस है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। जब आपका बूट मैनेजर कंट्रोल पास करता है तो वो किस प्रोसेस को पास करता है, डेफ विंडो प्रॉक को। जितने भी प्रोसीजर्स आपके काम कर रहे होते हैं विंडो में, वो सारे इसके चाइल्ड प्रोसेस होते हैं। इस वक्त मेरे कंप्यूटर्स पे एम एस टीम्स, विजुअल स्टूडियो, नोटपैड, सी एच एम रीडर, एडोब रीडर और एक्सप्लोरर के जो प्रोसेस हैं वो एज अ चाइल्ड स्पॉन हुए हुए हैं डेफ विंडो प्रॉक के। लिहाजा विंड प्रॉक भी एक प्रोसेस है और ये कंट्रोल किसे वापस करता है, रूट प्रोसेस को। और ये डाक किसके पास लेके जाता है, रूट प्रोसेस के पास। रूट प्रोसेस की आर्ग्यूमेंट्स देखिए, दे आर द सेम, एज विंड, मैसेज, करियर्स। तो आपकी डाक इस विन एपीआई विन मेन से जा रही है रूट प्रोसेस, या जिसे थ्योरी में आप पढ़ेंगे रिसोर्स मैनेजर। तो रिसोर्स मैनेजर, रूट प्रोसेस, प्रोग्रामिंग की ज़बान में डेफ विंडो प्रॉक के पास आपकी डाक जाती है और जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ये आपका एग्जीक्यूटर या डाकिया यहाँ से लेकर आता है। और जब प्रोग्राम अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेता है तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है वो भी वापस डिफ़ॉल्ट विंडो प्रोसीजर को दे दिया जाता है ताकि वो मेमोरी को फ्री कर दे जो कि ऑक्यूपाई की हुई थी आपके प्रोग्राम में। ठीक है जी, ओके। तो ये कुछ बात हो गई कि इस एग्जीक्यूटर का काम क्या है, इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इसकी कॉलिंग कन्वेंशन क्या है। तो ये तो हमने इसमें देख लिया। अब इसमें होता क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इस फंक्शन के। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो, लिनक्स हो, एप्पल मैक हो, एंड्रॉयड हो, या कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इवेंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जितने मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हैं दे आर इवेंट बेस्ड, जिसे आप अगर आप कन्वेंशनल ज़बान यानी असेंबली की ज़बान में कहें तो आप कहते हैं कंप्यूटर इज़ एन इंटरप्ट बेस्ड सिस्टम। आपने पढ़ा होगा ना कि कंप्यूटर किस पे काम करता है, इंटरप्ट्स पे। इंटरप्ट्स अकर होते हैं और उससे कोई ना कोई प्रोसेसिंग जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर असेंबली को पढ़ के आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने कोई भी काम करना हो तो यू हैव टू जनरेट एन इंटरप्ट। आप किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का बायोस प्रोग्रामिंग करके देखें, x86 की ले लें, AMD की ले लें, अगेन वो भी इंटरप्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक ज़माने में थी, अभी कुछ जो कुछ आपकी स्ट्रीम्स हैं उसमें जावा के अंदर भी बायोस की प्रोग्रामिंग अवेलेबल है और वो इवेंट बेस्ड हो गई है वहाँ पे भी। एनीवेज, कोई इवेंट जो है वो अकर होता है और उसके अगेंस्ट हमने प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो विंड प्रॉक के अंदर वो इवेंट्स जो हैं वो दिए हुए होते हैं। देखें यहाँ पे एक आपको स्विच नज़र आ रहा होगा, और स्विच किस पे है, मैसेज पे। यानी कि मैसेज नंबर्स आते रहेंगे मुख्तलिफ और उसके अगेंस्ट हम इवेंट्स बनाएंगे, और ये बिल्ट इन इवेंट्स हैं, हम अपने भी बना सकते हैं। अब देखें, एक क्रिएशन का इवेंट है, व्हेन योर प्रोसेस इज क्रिएटेड, तो क्या होना चाहिए। अभी इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं हो रहा है, दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम जिसमें एक लाइन जो है वो प्रिंट आउट हो रही है लेकिन इसके अंदर कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। तो क्रिएशन में अगर आप कुछ चाहते हैं, आप कोई मीडिया प्लेयर का प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप कोई वीडियो गेम कर रहे हैं, तो क्रिएशन टाइम पे जो काम आपने कराना है वो इस केस में या इवेंट में आएगा।
इसी तरह WM पेंट, इसमें वो तमाम पेंटिंग आ जाएगी जो कि आपने आउटपुट शो करनी है यूज़र को विंडो के अंदर, वो सारा कुछ इसके अंदर आएगा। जब आपका प्रोग्राम अपने काम कंप्लीट कर देगा तो एक इवेंट आएगा WM डिस्ट्रॉय, यानी कि प्रोग्राम की मेमोरी क्लियर की जाए, और इसमें आप पोस्ट क्विट मैसेज यानी कि शट डाउन मैसेज जो है, पोस्ट क्विट मैसेज आप इसमें पोस्ट करेंगे। और इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी जाती हैं। फ़िलहाल हमने कोई इससे एक्स्ट्रा काम नहीं कराना, तो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल दी हुई है उसमें। तो जैसे जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग को करते जाएंगे, हम इसके मुख्तलिफ बिल्ट इन इवेंट्स जो हैं उनको पढ़ते जाएंगे। तो इस प्रोग्राम में बहुत बुनियादी 3 इवेंट्स दिए हुए हैं: क्रिएट, पेंट और डिस्ट्रॉय। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि आपने किताब से रीडिंग करनी है और आपने उसमें स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, MSG का, विंड क्लास का, एच विंड को भी देखा होगा। और अब आपको आगे चैप्टर 3 से ही 3 और स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं: HDC, पेंट स्ट्रक्ट और रेक्ट। और ये आपको MSDN में भी तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। लेट मी ओपन MSDN। मुझे उम्मीद है आपने MSDN डाउनलोड कर ली होगी। ओके जी, ये अब मैं यहाँ पे इसे आपके साथ MSDN शेयर करता हूँ जी। ये MSDN आ गई। इंडेक्स में हमने HDC लिखा। HDC को आप जब एंटर करेंगे तो अभी ये इसको इट्स नॉट शोइंग द स्ट्रक्चर येट। ये सिर्फ एक विंडो की वेरिएबल चार्ट इसने खोल दी है। अच्छा, MSDN में ना आपको डिफरेंट तरह की क्यूरीज लिखना पड़ती हैं। बाज़ औक़ात ये एक तरह की क्यूरी से डायरेक्ट आपको जो है ना वो नहीं लेकर जाता आपके रिक्वायर्ड आंसर की तरफ। तो यू हैव टू राइट मल्टीपल क्यूरीज टू एक्सट्रैक्ट योर रिक्वायर्ड आइटम। यहाँ पे अभी ये HTC का स्ट्रक्चर जो है वो शो नहीं कर रहा, तो हम इसको किताब से ही HTC के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेंगे। ये क्यूरीज थोड़ी सी चेंज करने से ये स्ट्रक्चर आपको शो कर देगा। ज़ाहिर है ये MSDN एक वेब बेस्ड डाटा रेपोजिटरी है, जिसमें हैशेस के ज़रिए वो आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपके पास लेकर आता है। लेकिन ये बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा आपको असाइनमेंट बनाने में भी। और हम यहाँ पे HTC को सर्च करते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास हैंडल टू द डिवाइस कॉन्टेक्स्ट तो ये है ही, लेकिन इसका आपको पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो मिलेगा, जो कि हम इसने तीसरे में चौथे चैप्टर में दिया। बहरहाल इसकी आप जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो स्टडी कर लीजिएगा। फोर्थ चैप्टर में इसका पूरा स्ट्रक्चर भी आएगा। पेंट स्ट्रक्ट चेक कर लेते हैं। पेंट स्ट्रक्ट तो लाजमी होगा एज फार एज आई रिमेम्बर। ये देखें, पेंट स्ट्रक्चर आ गया और इसकी फील्ड्स भी इसने दी हुई हैं। यहाँ नहीं तो यहाँ दी हुई होंगी। MSDN में सर्च कर लेते हैं। सो ये काम आपको करते रहना होगा। यस, MSDN में हमें इसकी पेंट स्ट्रक्ट की इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो अब मैं आपको MSDN शेयर करता हूँ। ये देखें, ये पेंट स्ट्रक्ट मैंने लिखा और ये स्ट्रक्चर आ गया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि इसको कौन से वाला ओपन करें, तो ये मैंने प्लेटफॉर्म SDK वाले को ओपन करना है। एंड नाउ यू कैन सी कि ये पेंट स्ट्रक्चर की फील्ड्स आ गई हैं। उसमें HDC है, बूल, रेक्टेंगल,
और नीचे उनके पर्पस भी दिए हुए हैं कि ये किस चीज़ के लिए काम करते हैं। तो आपने यहाँ से और किताब से, बुक में भी ये दिए हुए होंगे, कुछ तीसरे चैप्टर में है, कुछ चौथे चैप्टर में है, फोर्थ में। फोर्थ भी हमने तफसील के साथ सारा ही फोर्थ चैप्टर करना है। तो आपने जो ये स्ट्रक्चर्स हैं इनकी फील्ड्स को ज़रूर देख लेना है। और मैं अभी यहाँ पे ओपन करता हूँ। और बुक में भी आपको दिखा देता हूँ कि ये पेंट स्ट्रक्चर जो है वो इसने कहाँ पर दिया हुआ है। हाँ जी। MSTN में तो आपने देखी, HTC नहीं मिला MSTN में हमें इस सर्च से। लेकिन ये अगर आप बुक में देखें तो ये देखें, मैसेज स्ट्रक्चर आ गया, MSG स्ट्रक्चर। MSG स्ट्रक्चर की आपके पास कितनी फील्ड्स हैं, ये जो आप विन API विन मेन में आपने देखा था, तो मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा भी होगा। ये देखें, इसकी 6 बुनियादी बेसिक फील्ड्स हैं। यहाँ पे सारी की सारी फील्ड्स नहीं दी होती। आपने अब इसके सिस्टम प्रोग्रामिंग के नोट्स भी तैयार करने हैं। उसमें देखें, अब ये MSG स्ट्रक्चर किस हेडर फाइल में है, विन यूज़र डॉट एच में। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, और साथ आप मैसेज स्ट्रक्चर की फील्ड्स को भी नोट कर लेंगे। क्योंकि अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे तो जब आपका वाइवा होगा या टेस्ट होगा तो आप सिर्फ 30 से 40 मिनट में उसको रिवाइज कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपको 3 4 5 किताबों से ये पढ़ना पड़ जाए तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ से मैंने क्या देखना। तो आप अपने नोट्स बनाते चले जाएं, इसके साथ साथ जैसे जैसे लैब्स होनी है असाइनमेंट्स करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। अब ये मैसेज स्ट्रक्चर है, इसकी आपने फील्ड्स अपनी नोटबुक में लिख ली, और ये भी देख लिया कि ये विन यूज़र डॉट एच में डिफाइंड है। फील्ड्स लिखना क्यों ज़रूरी है? जब आप मैसेज स्ट्रक्चर को यूज़ करोगे इंस्टेंस डॉट फील्ड करके, तो आपको इनका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसमें देखें, एच विंड है, मैसेज है, W पैरम, L पैरम है, टाइम है, और पॉइंटर है PT का। तो इसने फिर आगे पॉइंट में तो आपको पता ही है, लेंथ और विड्थ होती है, वो खुद एक स्ट्रक्चर है पॉइंट, उसकी इसने XY जो है वो दे दिए। अब ये यहाँ पे देखें, ये जो हम आज मैंने आपको बताया विंडो प्रोसीजर, तो ये यहाँ पे इसने लिखा हुआ विंडो प्रोसीजर, ये भी आपने देख लेना है। और ये वो इवेंट आ गए। ठीक है, प्लेइंग द साउंड फाइल को भी रहने दें, ये जब हम मीडिया करेंगे इसमें काफ़ी सेटिंग्स करनी है। ऑन कैंपस तो 5 मिनट लगते हैं इसको बताते हुए। अगर आप में से कोई पढ़ के सेटिंग कर ले अपने विल स्टूडियो में तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। जब मल्टीमीडिया करेंगे तो इसको देख लेंगे, तो मे भी तब तक कैंपस भी शायद ओपन हो जाए। तो ये मैसेजेस आ गए इसमें, ठीक है। इसने सारे स्ट्रक्चर नहीं दिए। पेंट स्ट्रक्ट आपका स्टूडेंट्स आएगा चौथे चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन आप MSDN से इसको पढ़ सकते हैं कि पेंट स्ट्रक्ट के अंदर क्या क्या है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। अच्छा, अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं, ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। HDC हमारे पास हैंडल टू डिवाइस कॉन्टेक्स्ट हो गया स्टूडेंट्स, ये भी एक स्ट्रक्चर है। ये भी HDC भी एक स्ट्रक्चर है, ऑल्दो हम इसकी फील्ड्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे हम H विंड की फील्ड्स को इस्तेमाल नहीं करते ना, वैसे ही हम HDC की फील्ड्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखें, ये आपका एक्चुअल पॉइंटर तो नहीं है ना डायरेक्ट, यानी जिसमें आपने स्टैरिक लगा के और इंट स्टैरिक करके कोई वेरिएबल लिया हुआ हो। ये एक स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि वो आपका पॉइंटर बन सर जाए। कुछ शो हो रही है। ओके। आप साहब अपना माइक म्यूट कर दो, म्यूट कर माइक। ओके, तो अब आपके पास जो है ना ये हाँ जी, तो HDC जो है एक विंडो का स्ट्रक्चर है। अगरचे ये पॉइंटर है, लेकिन उस स्ट्रक्चर के जरिए इसे पॉइंटर बनाया गया। ठीक है, आपको कहीं इंट स्टैरिक नज़र नहीं आ रहा जिसके जरिए हम इसको पॉइंटर बना रहे हो या इंट स्टैरिक HDC नज़र नहीं आ रहा। पेंट स्ट्रक एक स्ट्रक्चर है, उसकी 6 फील्ड्स हमने देख ली हैं, ये उसका इंस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है,
और सर बुक शेयर हो रही है। क्या हो रही है जी? बुक शेयर। आवाज नहीं आ रही है आपकी आपका। सर बुक से बढ़ा रहे हैं आपकी बुक शेयर हो रही है। अच्छा, बुक शेयर हो रही है, ठीक है, थैंक यू। यस सर। मैं विजुअल स्टूडियो से पढ़ा रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो में चलते हैं। थैंक्स फॉर पॉइंटिंग। तो देखें, ये इंट स्टैटिक पीटी तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे ना, ये एच डी सी इज अ विंडो स्ट्रक्चर, और उसकी आपने आगे इंस्टेंस लिया है, लेकिन ये इस्तेमाल होता है हैंडल टू डिवाइस कॉन्टेक्स्ट के लिए। पेंट स्ट्रक एक स्ट्रक्चर है जिसकी 6 फील्ड्स बुनियादी आपने देखी। फिर रेक्ट भी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, रेक्ट स्ट्रक्चर भी आ जाएगा आगे चौथे चैप्टर में, ये तीसरे में नहीं दिए हुए, लेकिन ये भी एक स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसे MSDN में ले जाऊं तो वहां से आपको इसकी फील्ड्स मिल जाएंगी। आप देखें, ये रेक्ट में हमने कहा जाना है प्लेटफॉर्म एसडीके, विंडोज जीडीआई। जीडीआई स्टैंड फॉर ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस। तो ये रेक्टेंगल में आपके पास 4 लॉन्ग आगे, लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम। तो ये रेक्टेंगल के अंदर जो है आपका फील्ड्स होंगी। तो ये चौथे चैप्टर में बुक में भी दिया हुआ है, वरना आप MSDN से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये 3 तो आपने जी ले लिए इंस्टेंसेस, HDC, पेंट स्ट्रक्ट, रेक्ट। अब देखें, क्रिएट में तो हमने कुछ नहीं किया, रिटर्न 0 कर दिया। पेंट एक फंक्शन इस्तेमाल किया जिसका नाम है बिगिन पेंट। जब भी आप पेंटिंग करेंगे, ये टेक्स्ट लिखना भी एक्चुअली पेंटिंग ही है आपकी विंडो पे। आप एक इमेज शो कर रहे होते हैं, टेक्स्ट तो हमारे हम समझते हैं ना इसे, लेकिन ट्रेडिंग सिस्टम में जहाँ पे डायनामिक फॉन्ट्स हों, वहाँ पे ये एज एन इमेज शो होता है। सो टेक्स्ट डालने के लिए भी हमें पेंटिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा। सो बिगिन पेंट इज अ फंक्शन। इस फंक्शन के 2 पैरामीटर्स हैं, h1 एंड पॉइंटर टू द पेंट स्ट्रक्चर। तो हमने ये वाला PS जो था एंड PS करके भेज दिया, और हैंडल टू द विंडो इसमें पास कर दिया, और इसकी रिटर्न टाइप होती है हैंडल टू डिवाइस कॉन्टेक्स्ट। जब भी आपने क्लाइंट एरिया पे कुछ भी लिखना है, यू मस्ट हैव एन HDC। अब देखें, ये बिगिन पेंट फंक्शन ने रिक्वेस्ट किसको करनी है? डिफॉल्ट विंडो प्रोसीजर को। ले के साथ ये बिगिन पेंट किया गया है hwind, और इस पेंट स्ट्रक्ट का एड्रेस, और इसमें डिफॉल्ट वैल्यूज इनपुट कर देगा आपका रूट प्रोसेस। साथ के साथ आपको रूट प्रोसेस से मिल जाएगा एक HDC, और ये HDC है पासपोर्ट टू राइट ऑन योर क्लाइंट एरिया। आपने ये एक विंडो बनाई, ठीक है, ये अब विजुअल स्टूडियो ओपन है, इस पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब ये मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये बुनियादी तौर पे मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, और इस विजुअल स्टूडियो का एक HDC मिला हुआ है हमें डिफॉल्ट विंडो प्रोसीजर से। HDC इज अ पासपोर्ट टू पेंट क्लाइंट एरिया ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। HDC क्या है, ये मैं उसमें फिर से ऐड कर देता हूँ आपके नोटपैड में। वैसे तो मैं ये बोर्ड पे साथ साथ लिखता जाता, लेकिन आप इसमें ऐसे ही करना पड़ेगा। HDC, a passport for painting client area of a process, ठीक है। ये आपको मिलता कहाँ से है? डिफॉल्ट विंडो प्रोसीजर से। और रिक्वेस्ट आप कैसे करते हैं? बहुत से तरीके हैं। इस प्रोग्राम में हमने तरीका कौन सा सीखा है? बिगिन पेंट का, ठीक है। बिगिन पेंट का फंक्शन इस्तेमाल किया है, उसके साथ 2 आर्ग्यूमेंट हमने भेजे। मैं वापस आपको उधर चल के अब बताता हूँ। देखें, बिगिन पेंट का फंक्शन आपने इस्तेमाल किया है, इसके साथ आपने क्या बताया जी? ये है मेरा क्लाइंट एरिया। ये एचमेंट क्या चीज़ है? एड्रेस पॉइंटर टू योर प्रोसेस। आपने डिफॉल्ट विंडो प्रोसीजर से रिक्वेस्ट किया है कि इस क्लाइंट एरिया के लिए, कौन सा क्लाइंट एरिया जिसे एचमेंट पॉइंट कर रहा है, इसके लिए मुझे एक पासपोर्ट यानी कि HDC दो पेंटिंग के लिए, और साथ आपने पेंट स्ट्रक्चर भी बताना है कि आप के डिफॉल्ट विंडो प्रोसीजर वैल्यू किस में डालेगा? इस वाले PS में। तो इस PS का एड्रेस
और आपके प्रोसेस का एड्रेस पॉइंटर, ये दोनों भेजे। और डेफ विंडो प्रॉक ने आपको क्या रिटर्न किया है जी? HDC, पासपोर्ट टू पेंट क्लाइंट एरिया, जो कहलाता है हैंडल टू डिवाइस कॉन्टेक्स्ट। अब आपने दूसरा बिल्ट इन फंक्शन यूज किया, गेट क्लाइंट रेक्ट, क्लाइंट रेक्टेंगल। और इसमें देखें आपने ये भी रिक्वेस्ट किसे जा रही है? डेफ विंडो प्रॉक। एक आपने यूज किया hwind यानी कि एड्रेस पॉइंटर टू योर प्रोसेस। दूसरा आपने यूज किया रेक्ट स्ट्रक्चर का पैरामीटर। इससे आपको क्या मिलेंगे? जो आपके कंप्यूटर पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चल रहे हैं ना, टॉप बॉटम राइट टैप, वो सारे पिक्सल सेटिंग जो है वो सारी इस रेक्ट स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिकली डाल देगा आपका डिफॉल्ट विंडो प्रोसीजर। ये एक तरह से आपने इन्वोक किया। पहले आपने बिगिन पेंट से पासपोर्ट लिया है, फिर आपने अपने कंप्यूटर की जो सेटिंग है विंडो की, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की, इतने बाय इतने पिक्सल, 800 बाय 600, 1024 बाय 768 एटसेट्रा, वो इंफॉर्मेशन आपने ले ली है इस रेक्टेंगल स्ट्रक्चर के अंदर। किससे हासिल की है? रूट प्रोसेस से। उसके बाद ये दो काम करने के बाद आपने डॉट टेक्स्ट का फंक्शन लिखा है। और डॉट टेक्स्ट का फंक्शन आप विंड MSDN में भी देख लीजिएगा, किताब में भी मिल जाएगा। इसका पहला आर्ग्यूमेंट है जी पासपोर्ट, पासपोर्ट जो कि चाहिए पेंटिंग के लिए। फिर वो आपने इसमें टेक्स्ट स्ट्रीम दे दी। इसको बल्कि यहाँ से F1 करके, जब आप F1 करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये MSDN में ओपन हो जाएगा। अब MSDN आपको नज़र नहीं आ रही होगी मेरा ख्याल है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ MSDN। ओके, MSDN भी दो ओपन हो गई हैं, वो मुझे एक मैंने क्लोज कर दिया है, तो आपसे दूसरी शेयर करता हूँ। ये देखें जी, ये ड्रॉ टेक्स्ट आ गया इसमें फंक्शन। तो मैंने F1 का बटन ही दबाया, सिलेक्ट करके हेल्प का बटन दबाया तो ये ऑन हो गया। आप देखें इसमें ड्रॉ टेक्स्ट में पहला आर्गुमेंट क्या है? पासपोर्ट, हैंडल टू डिवाइस कॉन्टेक्स्ट। दूसरा आर्गुमेंट क्या है? लॉन्ग पॉइंटर टू द स्ट्रिंग। अब टेक्स्ट फंक्शन की रिटर्न वैल्यू है LPSTR, इसीलिए हमने टेक्स्ट यूज किया है। जो टेक्स्ट आप उसके अंदर लिखेंगे उसको स्टोर करके तो उसका पॉइंटर आपको रिटर्न कर देगा। लिहाजा हमारा दूसरा जो फंक्शन में हमने लिखा था वो था टेक्स्ट। एक्चुअली हमें चाहिए था यहाँ पे लॉन्ग पॉइंटर टू द स्ट्रिंग, लेकिन हमने टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट की रिटर्न वैल्यू लॉन्ग पॉइंटर टू द स्ट्रिंग है, तो हमारा काम हो गया। तीसरा अगर आप इसमें देखें तो तीसरा क्या है जी? टेक्स्ट की लेंथ है, काउंट दी हुई है। फिर फॉर्मेटिंग डायमेंशंस हैं, ठीक है। और फिर आखिर में टेक्स्ट ड्राइंग ऑप्शंस जो हैं वो आपको दी हुई। तो ये आपको सारी की सारी डिटेल्स आ गई। तो अब हम वापस चलते हैं, देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं विजुअल स्टूडियो में इसमें, चार्ल्स बैडजॉल ने। अब देखें लॉन्ग पॉइंटर टू द स्ट्रिंग की जगह टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट की रिटर्न वैल्यू क्या है? लॉन्ग पॉइंटर टू द स्ट्रिंग। और अलग अलग आप लिखते, पहले टेक्स्ट लिखते, फिर उसका LPSTR लिख के सेव करते और फिर देते। यहाँ डायरेक्ट आ गया, आपका शॉर्टकट हो गया। और फिर आपने क्या किया जी? इसके बाद आपको इसकी देनी थी यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट की लेंथ देनी थी, काउंट। तो ये आपने डिफ़ॉल्ट जब आपने यूज़ करना हो तो आप -1 दे देते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट यानी जितने लेटर्स हैं उसकी डिफ़ॉल्ट आपने लाइन यहाँ पे दे दी। अगर आपने इस टेक्स्ट में से मिसाल के तौर पे पूरे पैराग्राफ का टेक्स्ट है और आप सिर्फ 100 वर्ड्स को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो यहाँ लेंथ आ जाएगी। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जो टेक्स्ट जो पॉइंटर है उसका पूरा स्ट्रीम जो है वो प्रिंट कर दी जाए। फिर अगला आपके पास आर्ग्यूमेंट था जी लॉन्ग पॉइंटर टू द रेक्टेंगल, ठीक है। तो लॉन्ग पॉइंटर टू द रेक्टेंगल आपने ये एंड रेक्ट भेज दिया, पहले लिया हुआ है आपने यहाँ पे। और आखिर में आपने जो पैरामीटर सेट करने थे इसमें फॉर्मेटिंग, तो ये फॉर्मेटिंग आपने दे दी। इसका मतलब है सिंगल लाइन और सेंटर में कर दो, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में कर दो। ये आप जब उसमें डालोगे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस MSDN में, तो ये आपको पॉसिबल वैल्यूज फॉर्मेटिंग की दिखा देगा, बुक में भी देंगे।
तो ये आपका जो है, जब आपने बिगिन पेंट करना है तो एंड पेंट भी करना है। जैसे आप अगर इंट में लिखते हैं तो रिटर्न 0 आता है ना, और आप किसी ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं मिडल ब्रेसेस से तो उसकी एंड ब्रेसेस भी आती है। उसी तरह जब बिगिन पेंट का फंक्शन होगा तो एंड पेंट लाजिम व मलजूम है, उसके बगैर इसकी मेमोरी क्लियर नहीं होगी जो पेंट स्ट्रक्चर ने ऑक्यूपाई की हुई है। बिगिन पेंट के जो पैरामीटर हैं वही एंड पेंट के। पेंटिंग का काम ख़त्म जी, उसमें बस एक लाइन ही थी। फाइनली आपने जो मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई थी, पोस्ट क्विट मैसेज 0 आप इवेंट लिखोगे, और ये सारे मैसेज प्रोसेस कौन कर रहा है? मैसेज लूप। ये विंड प्रॉक और विन एपीआई दोनों एग्जिस्टेंस में होते हैं और आपस में स्विचिंग करते रहते हैं। जैसे ही आपने क्रिएट विंडो कॉल किया था ना, इसका देखें रिटर्न वैल्यू क्या थी? एच विंड। क्रिएट विंडो कॉल करते ही ये भी कॉल बैक फंक्शन खुद ब खुद एग्जिस्टेंस में आ गया था, विंड प्रॉक। ठीक है, क्योंकि एच विंड जब एग्जिस्टेंस में आएगा तो विंड प्रॉक आ जाएगा। फिर ये जितने इवेंट हैं, ये जो स्विच मैसेज पे लगा हुआ, ये सारे मैसेज जा किधर रहे हैं? जब भी कोई मैसेज क्रिएट होता है तो वो चला जाता है मैसेज लूप के पास, यहाँ गेट मैसेज के पास। यानी कि विन प्रॉक प्रोसेस करता है, फिर कंट्रोल विन एपीआई को देता है, फिर विन एपीआई अपना काम पूरा करता है, फिर कंट्रोल विन प्रॉक को देता है। ये कंट्रोल स्विच करते रहते हैं आपस में। जब आखिरी मैसेज किसी भी प्रोग्राम का होता है पोस्ट क्विट मैसेज 0, यहाँ पे जैसे ही डिस्पैच होता है मैसेज पोस्ट क्विट मैसेज 0, तो फिर आपकी जो है मैसेज लूप खत्म हो जाता है। उसके बाद ये जो मैसेज लूप है ये काम नहीं करता, ये एंड हो जाता है। और फिर आपका वापस इसको कंट्रोल आता है डाकिया को। डाकिया क्या कहता है? रिटर्न डिफॉल्ट विंडो प्रोसीजर, कि डेफ विंडो प्रॉक को कंट्रोल वापस कर दिया जाए। डिफॉल्ट विंडो प्रोसीजर है वो इसकी एच विंड को रिलीज करता है। मैसेज, ये जो मैसेज क्यू है इसको डिस्ट्रॉय करता है, करियर्स और सारी मेमोरी क्लियर कर देता है। आखिर में प्रोग्राम एंट्री पॉइंट क्लियर होता है, और प्रोग्राम एंट्री पॉइंट जो है वो देखें, ये आपको कर रहा है रिटर्न मैसेज डॉट डब्ल्यू पैरम। इसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड करके रखें कि ये यहाँ पे क्यों आता है, मैसेज डॉट डब्ल्यू पैरम को ये कंट्रोल क्यों पास करता है। ये मैं थोड़ा सा आपको चौथे चैप्टर के आखिर में चल के बताऊंगा, अभी थोड़ा सा प्री मेच्योर हो जाएगा। आज की क्लास में हमने ये देखे स्टूडेंट्स क्या किया है। विंड प्रॉक के आर्ग्यूमेंट्स देखें, विंड प्रॉक का पर्पस देखा है, एग्जीक्यूटर या पोस्टमैन है। उसके बाद हमने देखा है कॉलिंग कन्वेंशन कॉल बैक, ये बूटस्ट्रैप कॉलिंग कन्वेंशन है। जब भी इस फंक्शन का रेफरेंस जनरेट होता है ये खुद ब खुद एक्शन में आ जाता है अनटिल अनलेस कि इसकी रिटर्न कॉल हो जाए फंक्शन की। रिटर्न कॉल होने तक ये कॉल बैक खुद ब खुद एग्जीक्यूशन में आता रहेगा। साथ हमने ये देखा कि प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट और एग्जीक्यूटर स्विचिंग करते रहते हैं, अपने कामों के लिहाज से लोड और अनलोड होते रहते हैं मेमोरी में मुसलसल। उसके बाद हमने जी 3 स्ट्रक्चर देखे, एच डी सी, पेंट स्ट्रक्ट और रेक्ट। एच डी सी का काम एक हैंडल टू डिवाइस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है। पेंट स्ट्रक्चर में पेंटिंग की कुछ फील्ड है, रेक्ट में डायमेंशंस की कुछ फील्ड है। फिर हमने बुनियादी 3 इवेंट्स देखे। क्रिएट में कुछ नहीं किया हमने, पेंट में हमने ड्रॉ टेक्स्ट का एक फंक्शन इस्तेमाल किया, और हमने बिगिन पेंट और एंड पेंट का फंक्शन देखा कि कैसे हमें पासपोर्ट मिलता है क्लाइंट एरिया पे लिखने का। एक तरीका ये है स्टूडेंट्स, हम काफ़ी सारे तरीके देखेंगे। वन मेथड इज बिगिन पेंट, जिसकी रिटर्न वैल्यू एच टी सी है। एच टी सी के बगैर यू कैन नॉट ड्रॉ, क्लाइंट एरिया पे आप पेंटिंग नहीं कर सकते। तो इसके बाद आपने रेक्टेंगल जो है वो पैरामीटर्स लिए और उसे स्टोर कर दिया, और फिर आपने डॉट एक्स का फंक्शन कॉल किया, एंड दैट्स इट। ये प्रोग्राम इतना ही कुछ कर रहा है इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन इसके अंदर एक बुनियादी कर्नल का प्रोग्राम रन करने की तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, और जितने प्रोग्राम्स इस बुक में आएंगे हम उसके अंदर जो है वो इस्तेमाल करेंगे इस बेस प्रोग्राम को। वी विल बी यूजिंग दिस बेस प्रोग्राम इन ऑल द प्रोग्राम्स जो कि आगे हमने आने हैं। तो ये बेस प्रोग्राम जो है आपको असबर होना चाहिए। इसमें हम चीज़ें जो हैं वो ऐड करते चले जाएंगे, तो इसकी कोई ख़ास आउटपुट नहीं है। ये जस्ट सेंटर में एक टेक्स्ट को ड्रॉ कर रहा है, ये बेसिकली इमेज है।
हेलो विंडोज 7 इज एन इमेज। तो ये एक इमेज को शो कर रहा है एंड दैट्स इट। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि इस प्रोग्राम के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं और ये आपने चैप्टर 3 को पढ़ लेना है और साथ MSDN से हेल्प ले लेनी है, ठीक है। तो ये हम एक लैब में इसे कर लेते थे और चैप्टर 4 को भी थोड़ा सा टच करते करते हैं हम यूजुअली लैब 2 में। लेकिन क्योंकि हम ODL कर रहे हैं तो हमने इसे डिवाइड किया है 2 लैब्स में विलिंगली, और जो आपकी नेक्स्ट लैब होगी उसमें हम चैप्टर 4 के अंदर बुनियादी तौर पे 3 और चीज़ें सिखाई गई हैं इस प्रोग्राम के अलावा। तो ये प्रोग्राम आपने कर लेना है और हम वो 3 चीज़ें जो हैं उसमें ऐड कर लेंगे। ओके, तो अब आज की असाइनमेंट जो है वो बड़ी सिंपल सी है। आपने क्या करना है कि ये जो इसकी फॉर्मेटिंग है इसको आपने थोड़ा सा चेंज कर लेना है। यहाँ पे ये जो WM पेंट में दी हुई है, और जस्ट आप इसके 2 और वेरिएशंस बना लीजिए। एक तो ये है बुक क्या ही, और 2 वेरिएशंस यानी कि सिर्फ 2 प्रोग्राम्स आपने क्रिएट करना है। और अभी इसको सबमिट ना कीजिएगा, अगले थर्सडे को अगले फ्राइडे को चैप्टर 4 भी मैं आपको पढ़ा लूँगा, उसके साथ इन 2 प्रोग्राम्स को ऐड कर लीजिएगा। और अगर आप ना भी करें तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है, बल्कि असाइनमेंट रहने देते हैं इस वीक। नेक्स्ट वीक चैप्टर 4 करेंगे, उसमें जो आपकी कुछ स्क्रॉल बार मैसेजेस हैं, अच्छा खासा उसमें काम है, तो उसके साथ ही मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। अभी तो आपने इवेंट भी बड़े बेसिक से पढ़े हैं। तो पहली असाइनमेंट आपकी मुझे आ गई है। जो लोग लास्ट वीक प्रेजेंट थे 9 तारीख को, उनके, और उन्होंने कल 12 बजे से पहले मुझे भेज दिया असाइनमेंट, तो उनके CP के मार्क्स ऐड हो जाएंगे। और जिन लोगों ने नहीं भेजा तो उनके जो हैं वो नहीं हो सकेंगे, क्योंकि टाइम 12 तक था इसका। तो अब आपने ना स्टूडेंट्स चैप्टर 1 और चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का था, मुझे उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो आपने ये बुक रीडिंग ज़रूर करनी है। ये चैप्टर 3 जो है इसको A to Z पढ़ लेना है, और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में जो कुछ स्ट्रक्चर्स और उनको आपने MSDN पे भी सर्च कर लेना है, ठीक है। तो MSDN की हेल्प आपको काफ़ी अच्छी मुफीद साबित होगी। और साथ साथ अगर आप इसके नोट्स बनाएं तो यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इन दिस। और इसके अंदर भी स्टूडेंट्स ने 100 तो नहीं लेकिन 99 तक मार्क्स स्कोर किए हैं प्रीवियसली। OS प्रोग्रामिंग में 99 मार्क्स तक भी बच्चे गए हैं, और 08 से लेके और आपके 19 तक। ये मेरे पास ही है कोर्स, गुज़िश्ता 11 सेशंस में आई हैव टॉट दिस एट RCT। और मुझे याद पड़ता है एक बार शायद इलेक्ट्रिकल को भी पढ़ाया था 05 या 07 को, शायद 07। ओके जी, अभी हम अटेंडेंस लगा लेते हैं और आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो यू कैन आस्क, और हम इस पे अटेंडेंस जो है वो LMS पे ही लगा लेते हैं। ओके जी, 407 आपका क्या नाम है बेटा? चार सौ सात सो रहे हो? सोते रहो फिर। 423 यस सर। बेटा आपका क्या नाम है? सर वरदान। Okay.
426। जी सर। जी, आपका क्या नाम है बेटा? आमना। आफ्ताब। रोल नंबर क्या है आपका? सर सबसे लास्ट वाला। गौहर हसन। 421। 421। हिब्बा खालिद। सर। बेटा रोल नंबर बताएं। सर 408। खुशबू। रोल नंबर बेटा। सर 425। जी, आपके बाद है बेटा मिसबा। सर 418। 418। यस सर। एहसन मुनीर। मोहम्मद एहसन मुनीर। तक बेटा होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई और बच्चा बता दे इसका रोल नंबर। एहसन मुनीर। 422। 422। 422। 222 आप तो रजिस्टर नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है। अच्छा हाँ, तुम्हारे अभी रिजल्ट के बाद रजिस्टर हो गए, ठीक है। जी वो जी सिया, सर। मुझे मेरा ख्याल है मैसेज कर दिया था, वो मेरे पास सेव है। तो जैसे ही तुम्हारा कोर्स आएगा मैं पिछली सारी वो लगा दूंगा तुम्हारी अटेंडेंस। ठीक है सर। ओके। एहसन मुनीर के बाद महत। मोहम्मद महत। इसका माइक इशू। माइक इशू है यार। हैंड्स फ्री लो ना। एंड्रॉइड या हैंड्स फ्री तो बड़ी सस्ती सी आती है। क्या रोल नंबर है महत का? 403। रिजवान तुम सो रहे हो या जाग गए हो? 407 रिजवान है ना? यस सर। जाग गए हो? यस सर, जाग रहा हूँ। चलो। उसके बाद जैन। जैनुल आबिदीन। सीआर भी नहीं है प्रेजेंट। निमरा गफूर। बेटा आपका क्या रोल नंबर? निमरा भी नहीं है। ओके। निमरा ताहिर। 410 सर। 410। डैनियल राना दानियाल। 401 हो तुम, है ना? यस सर। शिजा। 427 सर। 420। जाग रहे हो सैयद हसन? यस सर, जाग रहा हूँ। ओके। जफर। जफर का 428 है शायद। यस सर। और जैनब बेटा आपका 421। आपका क्या रोल नंबर है? सर 417। 470। अच्छा जी, अभी मेरा ख्याल है एक दो बच्चे जो कि सोए हुए थे उनकी भी अटेंडेंस लगा लेते हैं इसमें। जैन का रोल नंबर बताए कोई बच्चा। जैन। सीआर। 413। 416। और निमरा गफूर का। 424 सर। मेरा 424। 424, ठीक है। अच्छा। 413 रोल नंबर है मेरा। लग गई आपकी अटेंडेंस। ये बच्चे में जो एब्सेंट है मैं उनके रोल नंबर आपको नज़र भी आ रहे होंगे। अमार 16 में से। उसके बाद 402 और 406, 409, 11, 12 और 19। इनमें से कोई है बच्चा अभी प्रेजेंट? ओके, फिर मैं सेव करने लगा हूँ। सेव एंड क्लोज। सेव। ओके जी। ठीक है बेटा, आप इसको पढ़िएगा चैप्टर 1 और 3 को। इस हफ्ते कोई असाइनमेंट नहीं है, अगले हफ्ते आपकी फिर इंशाल्लाह असाइनमेंट होगी। अभी क्लास ख़त्म हो गई है। जो जाना चाहे वो जा सकता है बच्चा। और अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, वो मुझसे पूछ सकता है। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लीव करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
See you on Monday inshallah with automata theory class. सर वो अपना नोट पैड शेयर कर दिया तो मैंने